आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपकी मेज़बान शाज़िया ख़ान। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, आज के उर्दू प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक अफ़साने की पहली किस्त, जिसका उन्वान है निकाह मुबारक। अफ़साना निगार और सदाकार हैं जनाब शम्सुल आरफीन साहब। सूरज अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर था। परिंदे दिन भर रिस्क तलाश करने के बाद अपने घोंसलों की जानिब वापस हो रहे थे। हम शादपुर गांव की तरफ मुड़ चुके थे। 1 साल बाद हम इन मानूस रास्तों से गुजर रहे थे। रास्ते के दोनों जानिब दरख्तों की लंबी कतारें थीं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे साथ सफ़र कर रहे हों। शादपुर गांव में मेरा ननिहाल है, जो मेरे शहर से तकरीबन 83 किलोमीटर दूर है। मैं अपने घर से दोपहर को ही चल दिया था और शहर के मेन चौराहे से बस पकड़कर गांव की तरफ जाने वाली शाहराह पर हो लिए। बस गांव से 5 किलोमीटर पहले ही हाईवे पर उतारकर आगे बढ़ गई। वहां से मैंने खड़खड़े की सवारी की, जिसे मुहज्जब ज़बान में घोड़ा गाड़ी कहते हैं। चूँकि ननिहाल में शकील मामू की शादी है, तो अम्मी पहले ही आ गई थीं और मुझसे कहा गया था कि शाद बेटा, अपने इम्तिहान के बाद तुम भी आ जाना। आज ही मेरे इम्तिहान ख़त्म हुए और मैं इधर निकल आया। खड़खड़ा रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा था। उधर आफताब भी अपनी मंजिल तक तकरीबन पहुंच चुका था। अब आसमान हल्की सुर्खी मायल नजर आने लगा। कुछ देर बाद तारीकी दिन की रोशनी पर गालिब आ चुकी थी और फ़ज़ा में मगरिब की अजान की सदाएं गूंजने लगी थीं। थोड़ी देर में खड़खड़ा गांव के तिराहे पर पहुंच चुका था। हमने खड़खड़े वाले को 2 रुपये दिए और शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गए। अब अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था और हम धीरे धीरे नानी के घर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो ईंटों से बना खड़ंजा था। खड़ंजे के एक तरफ तालाब तो दूसरी जानिब खजूरों के दरख्त थे। नानी का घर गांव के किनारे पर ही था। अब हम नानी के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर था और सामने मैदान में एक ही कतार में 3 नीम के दरख्त लगे थे और उसके नीचे एक गहरा कुआं था, जो पूरे मोहल्ले को पीने का पानी मुहैया कराता था। नानी का घर बल्ब की रोशनी में नहाया हुआ था। छप्पर के नीचे 5 गैस बत्ती रखी थी, जो लाइट के जाने पर काम आनी थी। बड़े मामू के बेटे आमिर ने मुझे देखते ही दूर से सलाम किया और पास आकर मेरे गले लग गया। हम दोनों हम उम्र होने के साथ ही बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। घर के बाहर बहुत सारे लकड़ी के तख्त और चारपाई पड़ी हुई थी। उस पर बहुत सारे लोग बैठे बातों में मसरूफ थे। घर के अंदर दाखिल होकर मैंने सबको सलाम किया और अम्मी के पास जाकर बैठ गया। करीब में नानी अम्मा भी बैठी हुई थी। उन्होंने सर पर हाथ फेरकर दुआएं दी। वैसे नानी का घर काफी बड़ा था। घर के चारों तरफ कमरे के बाद बरामदा और बीच में बड़ा सा आंगन। वैसे मामू की बारात तो कल जानी है, लेकिन अच्छे खासे मेहमान पहले ही आ चुके थे। वैसे गांव की शादियों की ये खासियत भी है कि शादी से 4-5 दिन पहले ही मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। अभी हम नानी से गुफ्तगू कर ही रहे थे कि आमिर आकर बोला, शाद भाई चलिए, चचा जान मांझे का जोड़ा पहनने जा रहे। हम लोग फिर घर के बाहर मैदान में आ गए। इशा की नमाज के बाद सारे लोग आ चुके थे। 4 बड़े तख्तों को आपस में मिलाया गया, फिर उसी पर शकील मामू को बिठाया गया। घर से एक तांबे की बड़ी लगन में मामू का जोड़ा, सेहरा, पगड़ी और जूते भेजे गए। जोड़े का यह सारा इंतजाम अम्मी और खाला ने मिलकर किया था। दरअसल ये एक रस्म है कि शादी का जोड़ा लड़की की बहनें बनवाती हैं, खास तौर से शादीशुदा। इसी को गांव में मांझा या मायूं बोलते हैं। मामू के पास एक उम्र दराज नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने मामू से कहा कि शकील बेटा कपड़े बदलो। मामू ने धीरे धीरे कपड़े बदलने शुरू किए। इस दौरान उनके दोस्त यार हंसी मजाक भी करते जा रहे थे। अब उन बुजुर्ग ने लगन से गुलाबी रंग की पगड़ी निकाली, जो दुपट्टे की तरह लग रही थी। पगड़ी बांधने से पहले उन बुजुर्ग ने पगड़ी 7 लोगों के सर से छुआकर तब बांधना शुरू किया। मैंने आमिर से पूछा, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा, हमारे गांव में सबके यहाँ ऐसा होता है और पगड़ी बांधने की ये रस्म दादाजी ही अदा करते हैं। वैसे पगड़ी बांधना भी एक हुनर है। जिस सलीके से वो पगड़ी बांध रहे थे उसमें उनकी महारत झलक रही थी। जब पगड़ी बंध चुकी तो उन बुजुर्ग ने कहा, अब सबको खड़े होकर सलाम करो। शकील मामू ने खड़े होकर सलाम किया। सभी ने जवाब दिया, लेकिन मामू के दोस्त उमर का जवाब सबसे मुनफरिद था। उन्होंने जवाब में कहा, वालेकुमुस्सलाम, अल्लाह जल्द ही दुल्हन नसीब करे। पीछे से सारे दोस्तों ने जोरदार आमीन कहा तो गांव के सारे लोग ही कह कहे लगाकर हंस पड़े। मौका और दस्तूर देखते हुए अय्यूब खालू ने एक शेर जड़ दिया। अर्ज किया है,
मामू के दोस्तों ने कहा, इरशाद इरशाद, फूलों का अंजुमन मिले यानी चमन मिले, फूलों का अंजुमन मिले यानी चमन मिले, या रब शकील भाई को जल्दी दुल्हन मिले। एक बार फिर से उमर मामू ने कहा, अय्यूब भाई कुछ अपने लिए भी तो कहिए। अय्यूब खालू ने फिर से अर्ज किया, दुर्गत बने हैं चाय में बिस्कुट की जिस तरह, दुर्गत बने हैं चाय में बिस्कुट की जिस तरह, शादी के बाद लोगों वही मेरा हाल है। सबके ठहाके एक बार फिर फजा में गूंज गए। जोड़ा पहनने के बाद घर से एक दूसरी लगन आई। उसमें बड़े बड़े मीठे बताशे बड़े सलीके से सजाकर भेजे गए थे। एक साहब ने वो लगन लेकर एक एक बताशे सारे लोगों में तकसीम कर दिए। फिर मामू घर के अंदर आए और नानी के पास बैठ गए। नानी ने मामू के सर पर हाथ रखकर खूब दुआएं दी। उसके बाद भी कई किस्म की रसूमात चलती रहीं। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। हम लोग खाना खाकर छत पर खुले आसमान के नीचे सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। छत से नीचे उतरे तो सब लोग जाग चुके थे और नमाज की तैयारी कर रहे थे। हमने और आमिर ने नमाज के लिए मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर हम लोग गांव घूमने निकल गए। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि गांव के अक्सर लोग तुलू आफताब से कब्ल ही जाग जाते हैं और अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, जबकि हमारे शहरों में लोग 8-9 बजे तक सोकर उठते हैं। खैर, गांव की सैर करके जब हम लोग वापस आए तो घर में नाश्ता चल रहा था। गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी, जिसे सारे मेहमान बड़े शौक से खा रहे थे। आज मामू की बारात जानी है और दिलचस्प बात यह है कि बारात दिन की है। गांव में अक्सर शादियां दिन में ही होती हैं। दिन काफ़ी चढ़ चुका था और मेहमान भी काफ़ी आ चुके थे। बारात जाने के लिए एक बड़ी बस बुलाई गई थी। सारे लोग भी तैयार थे। घर के अंदर मामू जोड़ा पहने और सहरा बांधे तख्त पर बैठे थे। अम्मी और खाला मामू के पास खड़ी होकर सबसे नेक वसूल रही थी। ये खूबसूरत मंजर देखकर अय्यूब खालू ने अपने मुतरन्निम लबो लहजे में फिर से एक बंद पढ़ा जो सामीन की नज़र है। फज़ल रब का हुआ तुझ पे नौशा मियाँ, तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इब्ने आदम तुझे बिन्ते हवा मिली, जिंदगी में तेरी बस मसरत रहे। आया मौसम नया, ये फ़ज़ा है नई, ये सफ़र है नया, हम सफ़र भी नया। हो सफ़र ये मुबारक सभी कह रहे, हो सफ़र ये मुबारक सभी कह रहे। और बंधन तेरा खूबसूरत रहे। फज़ल रब का हुआ तुझ पे नौशा मियाँ, तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। कितने अरमान थे घर के अफराद के, तेरा सेहरा सजे होल कलियाँ खिले। पुरमसरत फ़ज़ा ये समा है वही, पुरमसरत फ़ज़ा ये समा है वही। दो दिलों में खुदाया मोहब्बत रहे। घर की सारी ख़वातीन ये सेहरा बड़े गौर से सुन रही थीं। नानी अम्मा की कैफियत तो बिल्कुल अलग थी। एक तरफ खालू पढ़ रहे थे, दूसरी जानिब नानी आबदीदा हो रही थी। जिस वक्त दूल्हा सहरा पहनता है उस मंजर को देखने के लिए बाकायदा दावत भेजी जाती है। अच्छा, दावत देने का तरीका भी बड़ा निराला है। दावत देने के लिए ख़ास तबके को चुना जाता है और उसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि शादी की दावत आपको पहुंचानी है। जिस गांव में दावत भेजी जाती है
उस शख्स को वहाँ के लोगों के नाम बताए जाते हैं। वो शख्स घर वालों से छुआरे, डली या हल्दी लेकर जाता है और उन सब के यहाँ एक एक छुआरा देकर शादी की तारीख वगैरह की तफसील देता है और बदले में घर वाले उसे कुछ पैसे या कोई अनाज देते हैं। ये सारी बातें आमिर ने मुझे बताई। वैसे हमारे शहर में दावत के लिए कार्ड भेजा जाता है। अब मामू दूल्हा बनकर बिल्कुल तैयार थे और उनके लिए एक कार खूब सजाकर लाई गई थी। कब्ल इससे कि मामू को कार में बिठाया जाता, मामू के दोस्त एक मोटरसाइकिल लेकर आ गए और मामू उनके साथ मस्जिद गए और सजदा करके गांव के दोनों जानिब मज़ार बनी थी, वहां जाकर उन बुज़ुर्ग को सलाम करके तब वापस आए। वैसे मेरे लिए ये भी नया था क्योंकि हमारे यहाँ ये रस्में नहीं होती। अब घर के बाहर सारे बाराती जमा हो चुके थे। मामू को कार में बिठाया गया और बाकी सारे बाराती बस में बैठ गए। अयूब खालू बस में बैठे ही थे कि मामू के दोस्तों ने कहा, अयूब भाई कोई शेर हो जाए। अयूब खालू ने गले को खखारते हुए कहा, अर्ज किया है, नई मंजिल नई राहें नए शामो शजर होंगे, नई मंजिल नई राहें नए शामो शजर होंगे, वहां ससुराल वाले आज सबके मुंतजर होंगे। बारात चल चुकी थी। आगे मामू की कार और पीछे बस। तकरीबन 1 घंटे बाद हम लोग मंजिल पर पहुंच चुके थे। एक बड़ा सा मैदान था जिसमें रंग बिरंगे शामियाने लगे हुए थे। इन शामियानों को बांस के बड़े डंडों के साथ बांधा गया। उस शामियाने में कई खाने बनाए गए थे। हम लोगों को जिस खाने में बिठाया गया वो सिर्फ बारातियों के लिए मुकर्रर था। एक लाइन में सलीके से बिछी हुई लोहे और मेवार की कुर्सियां थीं। सबसे आगे 5 तख्त जोड़कर एक स्टेज बनाया गया था जिस पर मामू और उनके दोस्त बैठे थे। थोड़ी देर में नाश्ता आ गया। नाश्ता एक दफ्ती के डब्बे में पैक था जिसमें 2 बिस्किट, कुछ नमकीन दालमोट और एक काला जाम था। एक साहब लोहे की बाल्टी में शरबत लिए हुए सबको पिला रहे थे। गर्मी का मौसम था। आमिर ने एक के बाद एक 2 गिलास शरबत के खींच दिए। थोड़ी देर बाद हम और आमिर उठ गए और शामियाने से बाहर आ गए। अब हम लोग शामियाने के दूसरे खाने की तरफ पहुंच गए थे जहां पर खाना खिलाया जा रहा था। खाना खिलाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। आदमियों की एक लंबी कतार थी जो एक दूसरे से लेके शामियाने तक पहुंचा रहे थे। अब हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर खाना निकाला जा रहा था। एक बड़ा सा छप्पर, उसके नीचे 4 उम्रदराज आदमी खाना निकालने के लिए मुतय्यन किए गए थे। उसमें एक शख्स शोरबा निकाल रहा था और मेरी नजर में सबसे मुंसिफ आदमी वही था क्योंकि स्टील की छोटी कटोरी में शोरबे के साथ आलू का एक टुकड़ा और 1 पीस मटन का निकालना उसकी जिम्मेदारी में था। इंसाफ तो तब नजर आया जब वो हर कटोरी में मटन का पीस उसी साइज का निकालता जिस साइज का पहली कटोरी में निकाला गया था। दूसरा बंदा बिरयानी पर लगा था जिसे गांव में नमकीन पुलाव कहते हैं। एक औसत साइज की प्लेट में वो पुलाव इस तरह निकालते कि पूरी प्लेट भरी नजर आती, लेकिन कमाल तो ये था कि पुलाव उसमें बहुत थोड़ा होता और प्लेट भरी। तीसरे साहब जर्दा निकाल रहे थे जिसे गांव में मीठा पुलाव बोलते हैं। जर्दे की प्लेट नमकीन प्लेट से थोड़ी छोटी थी और उसमें भी 1 मुट्ठी जर्दा डाल के बराबर करके प्लेट भर देते। चौथे साहब सिर्फ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी निकाल कर देने के लिए मुकर्रर किए गए थे। खाना खिलाने का निज़ाम इस तरह था कि छप्पर के नीचे से खाना खिलाने के शामियाने तक आदमियों की 2 लंबी कतारें थीं। एक कतार में नमकीन और मीठे की प्लेटें एक आदमी उठाता और वो अपने आगे वाले को और वो अपने आगे वाले को पास कर देता और ये सिलसिला खाने के शामियाने तक जारी था। दूसरी कतार में सिर्फ शोरबे की कटोरी पहुंचाई जा रही थी। मैंने आमिर से कहा, ज़रूरी नहीं कि सबका पेट इतने खाने में भर जाए। आमिर ने कहा, ऐसा नहीं है शाद भाई, आप सामने देखिए। मेरी नज़र एक अधेड़ उम्र के साहब पर पड़ी जो स्टील की बाल्टी में लिए पूरी महफिल में घूम रहे थे और जिसे ज़रूरत होती उसे दोबारा और तिबारा भी दे रहे थे। आमिर ने कहा, इससे खाने की बर्बादी नहीं होती, वरना बहुत लोग खाना निकालकर यूं ही छोड़ देते हैं। मैंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये तो है। अब हम लोग खाने वाले शामियाने से निकलकर फिर बारात वाले खाने में आ गए थे। अभी कुर्सी पर बैठे भी नहीं थे कि अयूब खालू ने कहा, जाओ अपनी खाला से पूछो कि बरी का सामान कहाँ रखना है। हम और आमिर वापस शामियाने के तीसरे खाने की तरफ बढ़े जो ख़वातीन के लिए मखसूस था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो ख़वातीन का जम्मे गफ़ीर नज़र आया। शोर इतना कि किसी की बात समझ नहीं आ रही। इस शोर में बच्चों के रोने का किरदार ज़्यादा था। गर्मी का मौसम, ऊपर से भीड़, तो बच्चों का रोना तो लाजमी था। अब हम दोनों की नज़रें खाला को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद आमिर ने कहा, वो रही फूफी जान, आज खाला भी खूब सच कर आई थी। कई रंगों को यकजहती में समेटे हुए गरारा, लंबी बड़ी सी चोटी
और ऊपर बेले के फूलों का गजरा। वाह! खाला पूरी महफिल में नुमाया नजर आ रही थी। करीब जाकर हमने खाला को पुकारा। खाला जैसी ही मुड़ी, हम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो खाला नहीं बल्कि उन्हीं की मुशाबिहत रखने वाली कोई दूसरी खातून थी। मैंने उनसे माजरत की तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, समझ लो एक और खाला मिल गई। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया। फिर उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे को रोक लो, ज़रा हम खाना खा लें। मैंने कहा ठीक है। 3 साल का मासूम बच्चा जो उनके पैरों से लिपटा हुआ था अब मेरी गोद में मचल रहा था। मैंने आमिर से कहा, तुम खाला को ढूंढ के लाओ। उस बच्चे को लिए अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि वो बच्चा फॉर्म में आ गया। ज़ारो कतार रोने लगा और रोने से उसकी नाक बहने लगी। मेरे पास कोई कपड़ा भी नहीं था। मैंने देखा एक खातून अपने बच्चे की नाक शामियाने के पर्दे से साफ कर रही थी। मैंने भी उनके नक्शे कदम पर अमल किया। उस बच्चे को लिए हुए अभी कुछ ही देर हुए थे कि मेरे हाथ दर्द करने लगे। तब मुझे एहसास हुआ माएँ बच्चों को पालने के लिए कितनी कुर्बानियाँ पेश करती हैं। कुछ देर बाद आमिर खाला के साथ करीब आ चुका था। खाला ने आते ही कहा, तुम्हारी शर्ट क्यों भीगी है? मेरी नज़रें शर्ट पर पहुंचती उससे कब्ल आमिर हंसते हुए बोला, बच्चे ने तुम्हें नहला दिया है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। उतनी ही देर में वो खातून आ गई। मैंने बच्चा उन्हें थमाया और शामियाने से बाहर आ गया और आमिर से कहा कि एक मग पानी लेकर आओ। फिर एक कोने में जाकर मैंने शर्ट को पाक किया। मुझे ऐसा लगा जैसे ये 10 मिनट मेरे लिए 10 साल के बराबर हूँ। अब हम लोग बाराती वाले खाने में जब पहुँचे तो पता चला कि निकाह का इंतज़ाम हो रहा है। मस्जिद के इमाम साहब 2 गवाहों के साथ पहले लड़की से रजामंदी लेकर तब मामू के पास पहुँचे। अभी इमाम साहब ने ईजाब कबूल का अमल शुरू भी नहीं किया था कि लड़की वालों की तरफ से एक बड़ी सी लगन आई, जिसमें मामू के जोड़े का सारा सामान था। उसी में एक तरफ चीनी के साथ अच्छे खासे छुहारे भी रखे थे। मामू के दोस्तों की नज़रें छुहारों पर लगी थीं। सामने की कुर्सी पर बैठे कुछ बारातियों की नज़रें भी उधर ही लगी थीं। आखिरकार उमर ने हाथ लपकाकर लगन पर हमला किया और अच्छे खासे छुहारों को अपने कब्जे में ले लिया। उमर को देखकर और भी बाराती लपके और दम भर में छुहारों की लगन साफ रह गई तो बेतरतीब बिखरी हुई चीनी। मैंने आमिर से पूछा, ऐसा क्यों किया? तो उसने बताया, हमारी तरफ निकाह के छुहारे लूट कर खाने की रस्म है और लोग इसे बुरा भी नहीं समझते। मैंने कहा, भाई मेरी तरफ तो बाकायदा छुहारे तकसीम किए जाते हैं। छुहारे लूटने के बाद इमाम साहब ने खुतबा पढ़ा और ईजाब कबूल का फ़र्ज़ अदा किया। निकाह होते ही गोले दागे गए और ये अलामत मानी जाती है निकाह होने की। अब मामू का भारी भरकम सेहरा उतार दिया गया, सिर्फ टोपी बाकी रही। दरअसल निकाह से कब्ल सेहरा उतारना मायूब समझा जाता है। निकाह के बाद मामू ने खड़े होकर सबको सलाम किया। फिर तमामी हजरात ने मामू को मुबारकबाद दी और गले लगाया। हम और आमिर भी मामू के गले लगे हुए मुबारकबाद दे रहे थे। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, काश ये खूबसूरत लम्हा यहीं ठहर जाए। पीछे से अय्यूब खालू की सदा आई, हो मुबारक सदा जब ये आने लगी, हो मुबारक सदा जब ये आने लगी, कलियां सहरे की सब मुस्कुराने लगी। हो मुबारक सदा जब ये आने लगी, हो मुबारक सदा जब ये आने लगी, कलियां सेहरे की सब मुस्कुराने लगी, हो मुबारक सदा जब ये आने लगी। कलियां सहरे के सब मुस्कुराने लगी। निकाह मुबारक। सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे इस अफसाने की पहली किस्त। अफसाना निगार और सदाकार थे जनाब शमसुल आरफीन साहब। पेशकश थी जनाब आसिफ इकबाल साहब की। इस अफसाने की अगली किस्त आप जल्द ही सुनेंगे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान शाज़िया खान को दें इजाज़त। आदाब।